हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृषि वैली यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IPPS A4 एग्ज़ाम्स का मेंस क्वेश्चन पेपर के बारे में। IPPS A4 का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है उसमें सबसे पहले होता है प्री एग्ज़ाम, देन मेंस एंड आफ्टर दैट इंटरव्यू। तो ये जो IPPS A4 का मेंस एग्ज़ाम होता है इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहते हैं और इसका जो मेंस एग्ज़ाम हुआ था ये हुआ था 2022 में। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आज की इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चंस 2022 में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द आंसर। तो गाइस, अगर आप भी इसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ Which instrument is used to determine the water content in milk? Options हैं lactometer, lactoscope, hydrometer, caltharometer। तो मिल्क में जो वाटर कंटेंट होता है उसको निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सा डिवाइस हम उसमें यूज़ करते हैं? द आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पास्चराइजेशन इन मिल्क? मिल्क में पास्चराइजेशन का मेन पर्पस क्या रहता है? फर्स्ट ऑप्शन है टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, नेक्स्ट टू इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द मिल्क, टू चेक अडल्ट्रेशन इन द मिल्क, टू रिड्यूस द साइज ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स। तो उसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो अडल्ट्रेशन तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं मिल्क में, ये तो कैंसिल हो गया। मिल्क में जो फैट का साइज़ रिड्यूस करते हैं हम, फैट ग्लोब्यूल्स बहुत बड़े होते हैं, उनके साइज़ को रिड्यूस करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज़ रिफर्ड एज होमोजेनाइजेशन। उसको हम बोलते हैं होमोजेनाइजेशन। ओके, तो ये आंसर भी कैंसिल हो गया। तो मिल्क में हम पास्चराइजेशन क्यों करते हैं? एसिडिटी इंक्रीज करने के लिए भी नहीं करते, हम मिल्क में पास्चराइजेशन करते हैं टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको चेक करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा नन्ना इज़ अ वैरायटी ऑफ पपायाज डेवलप्ड बाय। पूसा नन्ना बहुत ही फेमस वैरायटी है पपाया की और ये कैसे डेवलप्ड हुई है? म्यूटेशन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, सिलेक्शन, नन ऑफ दीज। तो पूसा नन्ना बहुत ही फेमस वैरायटी है, ड्वार्फ वैरायटी है ये पपाया की। ये एक तरह की म्यूटेशन वाली वैरायटी है। आंसर फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन प्लांट इज प्रोपोगेटेड बाय स्मॉल टिश्यू और पार्ट ऑफ अ प्लांट इज टर्म्ड एज। जब हम किसी भी पेड़ को प्रोपोगेट करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसी के एक छोटे से टिश्यू की हेल्प से, तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है माइक्रो प्रोपोगेशन, हाइब्रिडाइजेशन, नन ऑफ दीज या सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है माइक्रो प्रोपोगेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्क इज अ कमर्शियल वेराइटी ऑफ। बहुत फेमस वेराइटी है ये, किसकी है? कोकोआ, कॉफ़ी, टी, रबर। करेक्ट आंसर विल बी कॉफ़ी। कॉर्क जो है वो कॉफ़ी की बहुत ही फेमस वेराइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरपाली वैरायटी ऑफ मैंगो इज़ मेड बाय। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। अमरपाली वैरायटी मैंगो की बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी में आती है अमरपाली। इसका क्रॉस क्या है वो पूछा गया है। तो अमरपाली का जो ऑप्शंस हैं आप देख सकते हैं, आपको भी पता होगा सही आंसर क्या है। अमरपाली को याद रखने की ट्रिक होती है, दैट इज़ DNA। ठीक है, तो DNA से बनती है हमारी अमरपाली। तो D और N कहाँ पर आ रहा है? D और N आ रहा है हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है DN, दैट इज दशहरी क्रॉस विद नीलम, इट गिव्स अमरपाली। इसको ही हम बोलते हैं DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट डन टू आइडेंटिफाई इनकम्प्लीट पास्चराइजेशन इन मिल्क। मिल्क में इनकम्प्लीट पास्चराइजेशन को कैसे डिटेक्ट किया जाता है? ऑप्शंस है एल्कलीन टेस्ट, MRB, कॉप टेस्ट, अल्कोहल। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज एल्कलीन टेस्ट। यहाँ पे हम एल्कलीन फॉस्फेट का यूज़ करते हैं ये टेस्ट करने के लिए मिल्क में पास्चराइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ ड्राउट ब्रीड ऑफ कैटल वेयर काउज आर लेस मिल्कर बट बुल्स आर बेस्ट फॉर कार्ट्स एंड फील्ड ड्राउट। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी कैटल की ब्रीड है जिसकी जो काऊ होती है वो तो लेस मिलकर होती है, वो कम दूध देती है, लेकिन उसका जो बुल्स होते हैं, मेल होता है, वो बहुत ही बेस्ट होता है कार्ट और फील्ड पर्पस के लिए। और यू कैन से जो ड्राउट पर्पस होता है ना, ड्राउट पर्पस के लिए बहुत ही बेस्ट माना जाता है। तो कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा?
साहिवाल नहीं हो सकता क्योंकि साहिवाल कैसी ब्रीड है, मिल्च पर्पस या फिर डेयरी पर्पस की ब्रीड भी कैसे, तो साहिवाल एक डेयरी पर्पस की ब्रीड है। रेड सिंधी भी नहीं हो सकता क्योंकि रेड सिंधी बहुत फेमस डेयरी ब्रीड है, मिल्च ब्रीड है, ये इनका जो मिल्क प्रोडक्शन होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। गिर का भी मिल्क प्रोडक्शन बहुत हाई होता है, इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज मिल्च ब्रीड। तो ये गिर, साहिवाल और रेड सिंधी ये सब की सब हमारी जो है ड्राउट पर्पस की ब्रीड नहीं है। बचा क्या है ऑप्शन कृष्णा वैली, तो कृष्णा वैली यहाँ पे राइट आंसर होगा। कृष्णा वैली जो है करेक्ट आंसर है। ड्राउट पर्पस की ब्रीड पूछा गया है, कृष्णा वैली करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एडवांस मेथड ऑफ मिनिमम टिलेज in which primary tillage is completely avoided and secondary tillage is reduced to row zone, seed bed zone only। तो ये डेफिनेशन किसकी है? तो यहाँ पे ऑप्शंस है रिच टिलेज, मिनिमम टिलेज, ज़ीरो टिलेज, स्ट्रिप टिलेज। इन चारों ऑप्शंस में से ये एक डेफिनेशन है, किसकी डेफिनेशन है? देखो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि मिनिमम टिलेज को थोड़ा और एडवांस कर दिया, एडवांस मेथड ऑफ मिनिमम टिलेज। इतनी लाइन से हमको आंसर पहचान लेना है कि आंसर क्या होगा। तो मिनिमम टिलेज हम करते हैं, मिनिमम टिलेज को भी अगर और एडवांस कर दें तो वो बन जाएगा ज़ीरो टिलेज। ज़ीरो टिलेज इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट बॉल काली पट्टी वैरायटी ऑफ विच क्रॉप। ये जो वैरायटी है किस क्रॉप की वैरायटी है? दो वैरायटी यहाँ पूछी गई हैं, क्रिकेट बॉल, काली पट्टी। अगर आपको एक वैरायटी भी ढंग से याद है तो आप इसका आंसर ईजिली कर सकते हो। ऑप्शन हैं बेर, गुआवा, पियर, सपोटा। तो ये दोनों वैरायटी जो है सपोटा की वैरायटी है। क्रिकेट बॉल, काली पट्टी सपोटा की वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सॉइल अमेल्योरेंट्स इज यूज इन सोडिक सॉइल रिक्लेमेशन विच इज़ चीपर एंड ईजिली अवेलेबल। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सोडिक सॉइल्स होती हैं, जिनको एल्कलीन सॉइल भी कहा जाता है, सोडिक सॉइल को, ठीक है, या फिर ब्लैक अल्कली सॉइल भी कहा जाता है। तो जो सोडिक सॉइल होती हैं उनको ठीक करने के लिए, एम्यूलेंस का मतलब होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए, जो हम इम्प्रूवर डालते हैं उसको रिक्लेम करने के लिए कौन सा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन यहाँ पे इन्होंने क्या बनाई है, कंडीशन ये है कि वो चीप होना चाहिए और ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। सस्ता और आसानी से मिलने वाला कौन है वो? ऑप्शन हैं जिप्सम, अमोनियम सल्फेट, लाइम, आयरन पायराइट। वैसे अगर देखा जाए तो सोडिक सॉइल में हम सभी को डालते हैं, चारों ऑप्शंस जो हैं करेक्ट हैं। सोडिक सॉइल में हम सबको डाल सकते हैं फॉर इट्स रिक्लेमेशन पर्पस, लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन है चीप और ईजिली अवेलेबल कौन है। तो डालते तो हम सबको है, सबका यूज़ हम कर सकते हैं इसको रिक्लेम करने के लिए, लेकिन चीप और ईजिली अवेलेबल रहता है जिप्सम। तो जिप्सम इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट। कौन सा इम्प्लीमेंट है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में वर्क करता है? ऑप्शंस आर रोटावेटर, क्लॉड क्रशर, डिस्क प्लो, डिस्क हैरो। करेक्ट आंसर इज रोटावेटर। रोटावेटर जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये प्राइमरी के संग भी वर्क कर लेता है और सेकेंडरी टिलेज में भी वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉक फॉस्फेट इज अप्लाइड इन। रॉक फॉस्फेट हम किस में अप्लाई करते हैं, किस तरह की सॉइल में अप्लाई करते हैं? ऑप्शंस आर सैलिन, एसिडिक सॉइल्स, अल्कलीन सॉइल्स या नॉन ऑफ दीज। तो अगर आपको इसका नेचर पता है कि रॉक फॉस्फेट का नेचर कैसा होता है तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। रॉक फॉस्फेट का जो नेचर होता है वो एल्कलीन होता है, इसका एल्कलीन टाइप का नेचर है, या फिर कह सकते हैं बेसिक नेचर इसका होता है। और अगर बेसिक नेचर है तो हम क्या करेंगे, सैलिन सॉइल में तो डालेंगे नहीं क्योंकि सैलिन सॉइल ऑलरेडी बेसिक पीएच की होती है। एल्कलीन सॉइल का भी पीएच थोड़ा बेसिक ही होता है तो उसमें भी डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। बचा क्या, एसिड सॉइल। राइट आंसर है एसिड सॉइल। रॉक फॉस्फेट को हम अप्लाई करते हैं एसिडिक सॉइल्स में। क्यों? क्योंकि एसिडिक सॉइल्स का जो पीएच है वो बहुत ही क्या रहता है, 7 से कम रहता है। एसिडिक सॉइल्स हम किनको बोलते हैं, जिनका पीएच जनरली 5.5 से कम रहता है, ठीक है। तो 5.5 से कम पीएच वाली जो सॉइल है दैट इज रिफर्ड एज एसिडिक सॉइल्स। और रॉक फॉस्फेट अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो रॉक फॉस्फेट क्या करता है, रॉक फॉस्फेट पीएच को इंक्रीज करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मूंगा सिल्क इज रिलेटेड टू। मूंगा सिल्क इसमें से किससे रिलेटेड है? ऑप्शन हैं आपके सोम सुआ, शोरिया रोबस्टा, कैस्टर, अर्चन। राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज सोम सोलुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्री विच प्रोड्यूस सिल्क, कॉटन एंड कपोक।
कौन सा ट्री है जो कि सिल्क, कॉटन और कपोक प्रोड्यूस करता है? यहाँ पे ट्री के साइंटिफिक नेम गिवन है। फर्स्ट इज कैलाट्रोपस जेजांटिया, बॉम्बैक्स सीबिया, कैलाट्रोपस सीबिया पेटेंड्रा। तो सिल्क, कॉटन और कैपोक जो प्रोड्यूस करता है, द आंसर इज सीबिया पेटेंड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीफ कर्ल इन चिली। तो चिली जो होती है उसमें जो लीफ कर्ल की प्रॉब्लम होती है वो किसकी वजह से होती है? तो ये वायरस प्रॉब्लम, ये वायरल डिसीज़ है, वायरल इन्फेक्शन है। और वायरल डिसीज़ में जो वर्क करता है यहाँ पे वेक्टर जो अपना रोल प्ले करता है डिसीज़ को स्प्रेड करने में, वो पूछा गया है। तो चिली में जो लीफ कर्ल होती है उसका वेक्टर कौन है? ऑप्शंस आर थ्रिप्स, वाइट फ्लाई, एफिड्स, नन ऑफ दीज। तो चिली में जो लीफ कर्ल होता है उसको, उसके लिए जो वेक्टर होता है दैट इज थ्रिप्स, इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गोट ब्रीड्स फ्रॉम स्विट्जरलैंड ऑल्सो नोन एज मिल्क क्वीन इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में मिल्क क्वीन किसको कहा जाता है? एक ब्रीड है, एक नस्ल है गोट की जो कि स्विट्जरलैंड में पाई जाती है, उसको मिल्क क्वीन कहा जाता है। ऑप्शंस आर सानिन, टॉगनबर्ग, एंग्लो नुबियन, सिरोही। तो करेक्ट आंसर जो है, जो स्विट्जरलैंड की है और मिल्क क्वीन इन द वर्ल्ड के नाम से फेमस है, दैट इज ऑप्शन फर्स्ट, सानिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, sugarcane FRP will be applicable on the basic recovery of 10% present is, यानी sugarcane जो है गन्ने में हम FRP यूज़ करते हैं जिसे, तो गन्ने की जो FRP है फेयर रिम्यूनेटिव प्राइस वो कितना है? दैट इज़ ऑप्शंस आर 290, 300, 286, 333। करेक्ट आंसर इज 290। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मैथड इन हिली एंड माउंटेन एरियाज़। तो हिली माउंटेन एरियाज़ में हम सॉइल कंजर्वेशन के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए कौन सा मेथड फॉलो करते हैं? किस तरह के फार्मिंग में हम उसको प्रैक्टिस करते हैं? ऑप्शंस आर कंटूर बंडिंग, जिंक टेरेसिंग, ग्रेडेड बंडिंग, ऑल ऑफ दीज। तो हिली और माउंटेन में क्या होता है, स्लोप बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे हम परफॉर्म करते हैं कंटूर बंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ल टो पैरालिसिस इन चिकन इज ड्यू टू। तो ये एक विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, विटामिन की डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम है कर्ल टो पैरालिसिस। ये चिकन्स में होती है, इनके जो टोज होते हैं वो कर्ल होने लगते हैं, पैरालिसिस टाइप का हो जाता है उनको। तो कर्ल टो पैरालिसिस की किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, यानी विटामिन B2 की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांस प्रेगनेंसी सिम्टम्स इन कैटल व्हेन एम्ब्रियो इज आउट। तो कैटल में जब कैटल प्रेग्नेंट होती है तो उसमें जो एडवांस सिम्टम आते हैं जब एम्ब्रियो निकलने वाला होता है तो क्या होता है? ऑप्शंस आर एनोस्ट्रस, सेक्सुअल इम्पेरिटीज, लैप्सिंग ऑफ यूट्रस एंड विजाइना, नन। द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, दैट इज लैप्सिंग ऑफ यूट्रस एंड विजाइना। तो जब एम्ब्रियो आउट होने के लिए होता है, बाहर आता है, तो जो यूट्रस होता है वजाइना की जो लाइनिंग है उनमें लैप्सिंग होने लगती है, दैट इज द सिम्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोलेशन डिस्टेंस इन मीटर ऑफ ओकरा फॉर सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन। तो आइसोलेशन डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रॉप का। तो यहाँ पे ओकरा जो होती है, लेडी फिंगर, भिंडी का पूछा गया है कि सर्टिफाइड सीड्स के केस में क्या रहता है आइसोलेशन डिस्टेंस। ऑप्शंस आर 1000, 800, 250। करेक्ट आंसर इज 200 मीटर्स। तो 200 मीटर डिस्टेंस रहता है ओकरा के सर्टिफाइड सीड के प्रोडक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ACABC टेक ट्रेनिंग फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट। कौन से इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग मिलती है ACABC के थ्रू? अब ये ACABC क्या है? ये एक स्कीम है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम जो स्टार्ट हुई थी इन द ईयर 2002। 2002 में ये स्कीम स्टार्ट हुई थी ACABC। इसका फुल फॉर्म होता है एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर्स, ठीक है। और ये स्कीम जो थी इसमें जो ट्रेनिंग करते हैं वो ट्रेनिंग कहाँ जाके करनी पड़ती है? ऑप्शंस हैं KVK, ICAR, नाबार्ड, मैनेज। राइट आंसर इज मैनेज। इसके स्कीम के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। ये जो ACABC स्कीम है 2002 में स्टार्ट हुई थी, ये बेसिकली इनिशिएट करी थी भारत सरकार ने नाबार्ड के थ्रू। नाबार्ड ने भी इसको इम्प्लीमेंट करा था। नाबार्ड ने क्या करा था? इसका इम्प्लीमेंटेशन करा था नाबार्ड ने इसका विद
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाबार्ड, यू ऑल नो नाबार्ड का फुल फॉर्म है क्या होता है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। इसका हेडक्वार्टर ठीक है, सबको पता ही है, इंपॉर्टेंट है नाबार्ड। उसके बाद यहाँ पे पूछा कि ट्रेनिंग कहाँ होती है इसकी। देखो नाबार्ड ने इसको इम्प्लीमेंट करा था, लेकिन ट्रेनिंग के लिए हम लोग जाते हैं मैनेज में। मैनेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचोगे मैनेज का फुल फॉर्म भी कुछ ऐसे ही होता होगा, लेकिन मैनेज का फुल फॉर्म थोड़ा मैनेज करना ईजी नहीं होता, तो मैनेज का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। मैनेज का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैनेज स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट। ठीक है, यानी एग्रीकल्चर में जो भी एक्सटेंशन से रिलेटेड हमको मैनेज करना है वो सब हम मैनेज में जाके करते हैं। और मैनेज का हेडक्वार्टर है, इट इज़ इन हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, अब तो इसका हेडक्वार्टर याद रखना है। तो इसमें ओवरऑल क्वेश्चन पूछा गया था, जो ACABC स्कीम है उसके तहत अगर हम ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो कहाँ जाना होता है, तो ट्रेनिंग हमें करनी होती है मैनेज में जाके, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करा था नाबार्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन एंड क्लोरोफिल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड वेजिटेटिव ग्रोथ, स्केलेटल न्यूट्रिएंट्स एंड मेड अमीनो एसिड्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सारी कीवर्ड्स हमको यहाँ पे क्वेश्चन में ही मेंशन है, सारे कीवर्ड्स। इन कीवर्ड्स को कैच करके हमको आंसर निकालना है। आंसर क्या होगा, तो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स वो ये है कि कौन सा बेसिक कंपोनेंट है। यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। इन चारों में से कौन है जो प्रोटीन में भी हेल्प करता है, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में भी रोल प्ले करता है, और साथ में प्लांट्स की वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्केलेटल न्यूट्रिएंट एंड मेड अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। आई नो द आंसर इज नाइट्रोजन। ठीक है, ये सारे हमारे कीवर्ड्स थे जिनको हमने कैच करा और अपना आंसर जो था निकाल लिया। तो नाइट्रोजन जो है प्रोटीन, अमीनो एसिड, इन सब में अपना रोल प्ले करता है, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूरिया बैग हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 50 kg टू, ये थोड़ा जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का टाइप का क्वेश्चन है कि यूरिया बैग जो है वो रिड्यूस हुआ है 50 kg से कितना। तो 50 kg में क्या है कि 5 kg लॉस हुआ है, यानी 50 में 5 माइनस करो तो आंसर इज़ 45 kg। तो ये अब 45 kg इज़ द राइट आंसर। तो 50 kg था पहले, अब 45 kg हो गया, यानी 5 घट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो, ऑयल कंटेंट इन ग्राउंडनट। तो जितने भी हमारी ऑयल सीड क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, सेम, ग्राउंडनट, सोयाबीन, इन सब में कितना ऑयल कंटेंट है और कितना, अभी तो यहाँ पे ऑयल कंटेंट पूछा गया है, बट समटाइम्स प्रोटीन कंटेंट भी पूछा जाता है। प्रोटीन कंटेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑयल कंटेंट और प्रोटीन कंटेंट जहाँ पे भी पाया जाता है वो सबको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। वेल यहाँ पे पूछा गया है कि मूंगफली यानी ग्राउंडनट में ऑयल कंटेंट कितना होता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस देख सकते हैं, और करेक्ट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट वाला है, दैट इज़ 40 to 45%। जो मूंगफली होती है इसमें 40 से 45% जो होता है वो ऑयल कंटेंट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोइंग प्लांट आउट ऑफ फ्रॉम फॉरेस्ट एरिया where it was not present before and purpose is to increase area under forest is known as। ये एक डेफिनेशन है, और ये 4 ऑप्शंस में आपके 4 ऑप्शंस हैं, फार्म फॉरेस्ट्री, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, मिक्स्ड फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री। तो ये किसकी डेफिनेशन है, यहाँ पे डेफिनेशन जो है क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ग्रोइंग प्लांट आउट ऑफ फॉरेस्ट एरिया, यानी जो जंगल का एरिया है वहाँ से दूर हट के हमको प्लांट्स ग्रो करने हैं। एंड इट वॉज नॉट प्रेजेंट बिफोर, एक एरिया है, सपोज हमारा फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ तो ऑलरेडी फॉरेस्ट एरिया में प्लांट्स होते हैं, लेकिन हमने फॉरेस्ट एरिया से बाहर जाके एक प्लांट को ग्रो कराया है हमने। और ये जो एरिया है ये ऐसा एरिया जहाँ पे हम कभी भी प्लांट को ग्रो नहीं करा था, यहाँ पे पहले से कोई प्लांट था नहीं, हमने जाके प्लांट वहाँ पे ग्रो करे हैं। हमने इस थिंकिंग को लेके प्लांट वहाँ ग्रो करना स्टार्ट करा, ताकि वहाँ पे हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि अभी तक फॉरेस्ट एरिया इतना था, लेकिन हमने बाहर जाके भी प्लांट ग्रो करे हैं जहाँ पे पहले से प्लांट नहीं हुआ करते थे। तो इससे हमारा फॉरेस्ट एरिया क्या है, इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पे भी प्लांट, यहाँ ऑलरेडी फॉरेस्ट था, यहाँ पे भी प्लांट हो जाएंगे, तो ये फॉरेस्ट एरिया बढ़ जाएगा। तो हमारा मेन थिंकिंग ये थी कि हमें फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाना है। तो इस तरह की जो हम प्रैक्टिस करते हैं इसको क्या कहा जाता है, द आंसर इज़ एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट का एरिया लिमिटेड था, हमने ऐसी जगह जाके प्लांट्स ग्रो करे जहाँ पे प्लांट्स पहले से मौजूद नहीं थे।
हमने फॉरेस्ट का एरिया थोड़ा इंक्रीज़ करा है, यानी हमने उसका एरिया को एक्सटेंशन कर दिया है, फैला दिया है। तो शब्द से ही यहाँ पे क्लियर हो रहा है, एरिया इंक्रीज़ करा है यानी उसको एक्सटेंड करा, बढ़ा दिया, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट ग्रोथ मैकेनिज्म टूवर्ड्स द सनलाइट और अदर डायरेक्शन टूवर्ड्स द लाइट इज़ नोन एज। प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो सनलाइट की डायरेक्शन में या लाइट की डायरेक्शन में होती है, तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं फोटो पीरियोडिज्म, फोटो रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, फोटोट्रॉपिज्म। तो फोटोसिंथेसिस तो बचपन से हम स्कूल टाइम से पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी एबिलिटी होती है प्लांट की जब वो अपने लिए खुद का खाना बना पाते हैं, तो ये ऑप्शंस तो वैसे ही कैंसिल हो गया। ठीक है, फोटो पीरियोडिज्म भी यहाँ पे नहीं होगा। देखो लाइट को क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट की बात है तो लाइट के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड फोटो, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लांट ग्रोथ मेंटेन टूवर्ड्स द सनलाइट। अगर प्लांट सनलाइट की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, मूवमेंट हो रही है प्लांट में सनलाइट की डायरेक्शन में, ये सन है और सनलाइट के डायरेक्शन में ही प्लांट मूव कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मूवमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रॉफिज्म। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा फोटोट्रॉफिज्म, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, TSS फॉर शुगर केन राइपनिंग डिटर्मिनेशन ब्रिक्स। तो जो शुगर केन होता है जब वो राइपनिंग में आ जाता है, पक जाता है पूरा, तो उसका TSS जो होता है, TSS माने टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स जो उसमें होते हैं राइपनिंग के टाइम पे, वो कितना ब्रिक्स होता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं 20, 10, 25, 30। करेक्ट आंसर यहाँ पे है 20। अराउंड 18 to 20% हम बात करते हैं, ठीक है। अगर एग्जैक्ट याद रखना है तो इट इज़ एग्जैक्ट फिगर जो है वो 18 to 20% है, तो यहाँ पे ऑप्शन 20 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर इनक्लोज एग्रोनेट्स और एनी अदर वूवन मटीरियल टू अलाउ रिक्वायर्ड सनलाइट, मॉइस्चर एंड एयर टू पास थ्रू इट। ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हमने क्या लगा रही है, एग्रोनेट्स का यूज़ करा है, या जो वूवन मटेरियल है वो हमने यूज़ करा है, लेकिन वो मटेरियल ऐसा होना चाहिए जिससे सनलाइट आर पार हो सके, मॉइस्चर और जो एयर है वो सब ईजिली वहाँ पे पहुँच सके। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या कहेंगे? शेड नेट, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोपोनिक एक ऐसी कल्टीवेशन प्रैक्टिस है जिसमें हम विदाउट सॉइल प्लांट्स को ग्रो करते हैं, और हाइड्रोपोनिक को हम इसलिए सॉइल लेस कल्चर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बिना मिट्टी के प्लांट्स को ग्रो करते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम में प्रोवाइड करके, ठीक है। तो अब 3 ऑप्शंस यहाँ पे हमारे पास बचे हैं, तो इनमें से क्या होना चाहिए? द राइट आंसर इज शेड नेट। तो शेड नेट एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट, मॉइस्चर और एयर जो है ईजिली पास हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ऑर्गेनिज्म विच कैन विदस्टैंड वाइडर रेंज ऑफ सैलिनिटी इज नोन एज। कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेंट कर सकते हैं? ऑप्शंस हैं स्टीनोहैलिन, यूरीहैलिन, ओलिगोहैलिन एंड नन। राइट आंसर यहाँ पे होगा यूरीहैलिन। यूरीहैलिन वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को, वाइड रेंज की सैलिनिटी को टॉलरेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में वाइड की जगह लिखा होता नैरो, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो नैरो रेंज की सैलिनिटी को टॉलरेंट कर सकते हैं, देन आंसर विल बी स्टीनोहैलिन, ठीक है। नैरो रेंज के लिए स्टीनोहैलिन कहलाया जाएगा, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज की सैलिनिटी को टॉलरेंट करते हैं दे आर नोन एज यूरीहैलिन। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।